मॉर्निंग एडिशन की सबसे पहले खबर बिजनौर से, जहां पर सपा विधायक समेत 34 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। केस दर्ज हुआ है इफ्तार पार्टी में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाए गए हैं बिजनौर में, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वजह इसकी है इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाना। इफ्तार पार्टी के फोटोज वायरल हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस हरकत में आई है और सपा नेता के घर पर यह पार्टी रखी गई थी। सरफराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। सरफराज, समाजवादी पार्टी के नेता पर जो ये पार्टी चल रही थी, समाजवादी पार्टी के जो नेता है इनका नाम क्या है और कब ये पार्टी रखी गई थी? देखिए राजीव, ये मतलूब नाम का एक सपा नेता है और उनके घर पर जो है एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी और इसी दौरान सैकड़ों जो लोग थे, जो सपा कार्यकर्ता थे और अदर्स भी थे, उन्होंने बिना परमिशन के जो है, अनुमति के जो है ये इफ्तार पार्टी आयोजित की और इसमें कहीं ना कहीं जो है कोविड प्रोटोकॉल की जो है धज्जियां उड़ाई गई। इसी के तहत जब फोटो वायरल हुआ तो उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। उसके बाद जो सपा विधायक है नगीना के मनोज पारस, उनके खिलाफ से 34 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जी तो सरफराज, अब इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? देखिए राजीव, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस ने केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी के नाम पर जो है बिल्कुल जो पुलिस है वो मौन है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है राजीव। चलिए जी सरफराज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि कोविड नियमों को माना नहीं, इफ्तार पार्टी कर रहे थे और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। और बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले हैं। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रंजिश में जमकर चले हैं लाठी डंडे और फायरिंग भी हुई है। बड़ी खबर, गोली लगने से एक किशोर की मौत हो गई है। तो उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले हैं, फायरिंग हुई है। गोली लगने से किशोर की मौत हो गई है। नवनिर्वाचित प्रधान पति पर गोली मारने का आरोप है। लाठी डंडे के हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। चुनाव हारने और जीतने की हुटिंग के बाद यह बवाल शुरू हुआ था। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के कबूलपुर गांव का मामला है। आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, चुनावी रंजिश में लाठी डंडे और गोली चल गई, फिलहाल पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है? जी, अभी पुलिस ने FIR दर्ज करी है। आपको बता दें, ये देर रात की घटना है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के कबूलपुर गांव की घटना है, जहां पर चुनावी रंजिश में लेके जो प्रधानपति है रणवीर, ये अपने जो जिनको उन्होंने चुनाव हराया है मनोज, उनके घर पे अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और फायरिंग करते हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और एक जो बालक था मनोज का भतीजा, वो इसमें मृत हो जाता है। लेकिन आशीष, सवाल यह भी उठ रहा है कि लॉकडाउन है, ऐसे में कैसे कोई किसी के घर पर जाकर फायरिंग कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है या नहीं है, जो इस तरह से लोगों का मन बढ़ रहा है और वो कहीं भी जाकर गोली चला दे रहे हैं लोगों के साथ? जी, ये तो बात है, पुलिस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, लेकिन देर रात की घटना है, रात 10 बजे के बाद की घटना है और पुलिस ने मृतक के परिवारजनों की तरफ से तहरीर लेके मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश चालू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी। यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई, सर्वाधिक मौतें शुक्रवार को हुई है। अगर हम कोरोना के नए मामलों की बात करें तो उनमें जरूर कमी है। 28,076 पर शुक्रवार को केसेस दिखे, 28,076 का आंकड़ा पहुंचा, लेकिन मरने वालों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है वो चिंताएं पैदा करें। 33,117 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। 24 घंटे में 372 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और अब तक कुल 14,873 मरीजों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,54,118 पहुंच गए और सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 1,982 नए केसेस यहां से मिले। 24 घंटे में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है लखनऊ में। बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें मामूली सी कमी देखी जा रही है, क्या ये टेस्टिंग की वजह से है कि टेस्टिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही है, या जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया ये उसका असर है? और अगर मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कितनी चिंता की बात है ये? जी कौशल, देखिए टेस्टिंग हो रही है प्रदेश में। जो RT-PCR और
जो एंटीजन टेस्ट हैं वो 2 से 2.5 लाख रोज हो रहे हैं। तो ये टेस्टिंग की बात बिल्कुल सही है कि लगातार टेस्ट हो रहे हैं, और जिस तरह से जो आंकड़े हैं संक्रमितों की संख्या कम भी आ रही है, लेकिन मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लखनऊ में भी 25 से 30 मौतों का सिलसिला लगातार पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बना हुआ है। उसी तरह से अन्य जनपदों में भी मौतों की संख्या बढ़ रही है। जो गंभीर मरीज हैं, जो वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, उनको बचाने के सारे प्रयास डॉक्टर जो कर रहे हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां हैं कि जो वेंटिलेटर पर चला गया, ये माना जा रहा है कि वो 90% लोग ऐसे हैं जिनकी वेंटिलेटर पर ही मौत हो रही है। इसके अलावा मौतों का एक बड़ा आंकड़ा होम आइसोलेशन में भी हो रहा है। जो होम आइसोलेशन में लोग हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर जो अपना मेडिकेशन कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है। जो वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर हैं KGMU के, उनका कहना है कि होम आइसोलेशन में लोग खुद अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार ऐसे लोग की मौतें सामने आई हैं जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जो घातक है। कोरोना का जो म्यूटेंट वायरस है वो अपना रूप बदल रहा है। विवेक, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अस्पताल जाने से लोग डर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या जरूरत इस बात की भी आ पड़ी है कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ नियम, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए शासन की ओर से? जी, होम आइसोलेशन में लोगों के लिए नियम और गाइडलाइन बनाई गई है। अस्पताल, आपका सही कहना है कि अस्पताल जाने से लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। दूसरी बात, अस्पतालों में बेड भी उपलब्ध नहीं है। जो ऑक्सीजन L1, L2 और L3 के बेड है, L3 के बेड तो बहुत दुर्लभ है, ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा वेंटिलेटर भी नहीं है। प्रशासन ने व्यवस्था की है, शासन ने कहा है, सरकार ने भी कहा है कि अस्पताल रोज दिन में 2 बार खाली बेडों की संख्या और मरीजों की संख्या जारी करें, लेकिन इसका भी पालन नहीं हो रहा है। अभी हाल में ही यहाँ पर कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनसे कहा गया था कि वो सूची जाहिर करें, उसको अपने जो नोटिस बोर्ड है उस पर लगाएं कि कितने बेड हैं, कितने खाली हैं, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। निजी अस्पताल संचालक, लेकिन ये जो मौत के जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमित के अलग अलग जिलों से मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लेकिन यूपी में अभी भी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार से प्रदेश के 18 शहरों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कुछ वैक्सीन हमको प्राप्त हो चुका है और हम मंडे से फिर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कुछ जनपदों को और बढ़ा रहे हैं हम। तो 7 जनपद जो पहले थे उनके साथ में कुछ और जनपद बढ़ाएंगे, 7 या 8 जनपद और बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग का मांग लगातार, हम लोग ने अपना डिमांड ड्राफ्ट सबको भेज चुके हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरर को, और जैसे अगला खेप आएगा हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये रुकेगा नहीं, लगातार चलेगा। और अब वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर आपको देते हैं। आज यूपी को 3.5 लाख वैक्सीन की डोज मिलने वाली है, और डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन अभियान और तेज होगा। 18 से 44 साल के लोगों को ही वैक्सीन लगनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा वो आपने इससे पहले सुना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि और जिलों को बढ़ाया जा रहा है ये वैक्सीनेशन ड्राइव, कुछ और जिलों में भी बढ़ाई जाएगी, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ चिंता वाली बात यह है कि वैक्सीन की कमी है, डोसेस कम है, और ग्लोबल टेंडर की तरफ राज्य सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन जो टेंडर का प्रोसेस है, जो टेंडर की प्रक्रिया है, उसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव पर असर ना पड़े, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। और हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक बहुत बड़ी ड्राइव है, उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, 18 से 44 साल वालों की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में खलल ना पड़े, बीच में रुके ना ये वैक्सीनेशन ड्राइव, इसके लिए क्या प्लानिंग है? क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल टेंडर है वो तो होगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच में डोसेस कम होंगे तो भरपाई कैसे होगी, कैसे फील हो गई? जी राजीव, देखिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे चुकी है सरकार, इसको करीब 15 दिन हो चुके हैं। और बीच में जब ये वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई थी, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का सिलसिला 1 मई से जब शुरू हुआ था, उसके पहले ही वैक्सीन की संकट आ गया था, वैक्सीन की कमी हो गई थी। कोविड
कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही नहीं थे बाजार में, और इसके अलावा सरकारी जो चिकित्सालय हैं वहाँ भी वैक्सीन नहीं थी। एक सीमित मात्रा में वैक्सीन थी जिसके लिए हैदराबाद से 1.5 लाख वैक्सीन मंगाई गई थी। अभी वो 1.5 लाख वैक्सीन से 2000 जो 7 जनपदों में, लखनऊ के अलावा 7 जनपद ऐसे थे जहां रोज़ 2-2 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा चूँकि ये बहुत स्थिति ऐसी है कि देश में कहीं भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था उसके लिए 10-10 करोड़ रुपए सरकार ने एडवांस भी दे दिए थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन कंपनियों को, लेकिन उसके बाद भी सप्लाई नहीं हो पा रही है, सुनिश्चित सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में जब अफसरों का दबाव पड़ा है तब 3.5 लाख वैक्सीन और मंगाई गई हैं, जो आज दोपहर तक लखनऊ राजधानी पहुंच जाएंगी। इसके बाद यहाँ से अलग अलग जो जनपद हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलनी है वहाँ पर आपूर्ति की जाएगी। सोमवार से 11 और जनपद जोड़े गए हैं। जिन जनपदों में नगर निगम है, नगर निगम क्षेत्र है, वहाँ पर 11 और जनपदों में वैक्सीनेशन का ये ड्राइव शुरू होगा, जिसमें 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए ये सुविधा है। इसके अलावा जो 44 साल से 45 साल से ऊपर के वैक्सीन जिनको लग रही है वो अभियान भी चल रहा है, वो जारी है, शुरुआत से ही जारी है। लेकिन वैक्सीन की कमी से संकट आ गया है। अब जैसे 2 डोज होती थी तो 2 डोज अभी नहीं लग पा रही हैं। ये दूसरी डोज बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से संक्रमण से जूझने के लिए जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बननी है उसके लिए दूसरी डोज लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तय ये किया गया है कि अब जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको दूसरी डोज ज़्यादा प्राथमिकता से लगाई जाएगी। उनके दोनों जो चक्र है, सुरक्षा का चक्र है, वो पूरा हो जाए। 18 से 44 साल की उम्र जो सोमवार से अभियान शुरू होना है वो मुख्यमंत्री खुद उस पर निगाह रखे हुए और खुद किसी जनपद से इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जो तमाम सांसद, विधायक, चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी अपने अपने जनपदों से इस महा ड्राइव का जो शुभारंभ है वो सोमवार से करेंगे। सोमवार से 3.5 लाख जो वैक्सीन आई हैं इसके ख़त्म होने के पहले ही ये तय किया गया है कि अगर ये 3.5 लाख वैक्सीन खत्म हो जाती है, 18 जनपदों में लगातार ये अभियान चलेगा, उसके पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए वैक्सीन की लगातार जो आपूर्ति है वो होती रहेगी। जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनको इस काम में लगाया गया है कि वैक्सीन की भी कहीं से भी कमी न होने पाए। जिस तरह से ये जो किश्तों में वैक्सीन आ रही है वो लगातार आती रहे, जिससे ये अभियान न रुके। क्योंकि देखिए 15 मई तक ये कहा गया था कि कोरोना का अवसान होगा, लेकिन अब ये तारीख बढ़ के 25 मई यानी 10 दिन और बढ़ गए हैं। तो जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और कोरोना का अवसान जो प्रदेश में, जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और इस फैलते हुए संक्रमण को तोड़ने के लिए, इस चेन को और लोगों की जान को बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और ऐसे में यह है कि पर्याप्त डोज उत्तर प्रदेश को मिल सके। आप हमारे साथ बने रहिए विवेक, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी गंभीर हैं। आज 2 जिलों में कोविड को लेकर इंतजाम देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी 2 जिलों का दौरा करेंगे। बरेली और मुरादाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुरादाबाद और बरेली की अगर बात करें तो यहां भी तमाम जिलों की तरह हालत बेहतर नहीं है। बहुत संक्रमित मरीज हैं, यहां पर भी अव्यवस्थाओं के आलम किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज फिर ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, लगातार एक्शन में है मुख्यमंत्री। बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे, दोनों जगह पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए इस पर मंथन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करना है, लेकिन स्थितियां ये रही बीच में और अभी भी हाल ये है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं क्योंकि जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है और जिनसे कहा गया है कि आपको जनता के फोन भी अटेंड कर रहे हैं, आपको उनको मदद भी देनी है, वो फोन नहीं उठाते हैं। तो इस तरह के सेंटर्स बनाए तो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बात की संभावनाएं भी प्रबल है कि वहां पर अधिकारी बता दें कि सर ये सेंटर तो बहुत शानदार काम कर रहा है, यहाँ पर जितने भी फोन आ रहे हैं सब फोन को अटेंड किया जा रहा है, सब लोगों को मदद दी जा रही है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा हो रहा है? तो ये मुख्यमंत्री को ही देखना है, समझना है कि कहीं अधिकारी चालाकी से निपट तो नहीं रहे, अधिकारी चालाकी से सब चीजें अच्छी तो नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री आइसोलेशन में थे तो पूरा का पूरा प्रदेश आइसोलेशन में चला गया था, लेकिन मुख्यमंत्री को ये जानकारियां दी जा रही थी कि प्रदेश में सब अच्छा है और हालात इस कदर खराब हो गए कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री तक ये जानकारियां पहुंचाई नहीं जा रही थी और ये सब अधिकारियों की कारस्तानी थी। तो यह चालाक अधिकारियों की चालाकी पकड़नी होगी मुख्यमंत्री को। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री खुद जनता से संवाद करें।
और अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले तो ये कोविड केयर जो सेंटर है, ये सेंटर क्यों बनाया गया था, क्या क्या कार्य यहाँ से संचालित होता है, इसका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। तो अधिकारियों की तैयारियां क्या है मुख्यमंत्री को बताने के लिए, कि हमें क्या बताना है मुख्यमंत्री को, और असल हालात प्रदेश में क्या है, बरेली में क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल सही कहा आपने कि असल हालात की अगर हम बात करें तो हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बरेली की बात करें चाहे मुरादाबाद की बात करें, दोनों ही जिलों का निरीक्षण करने आ रहे हैं और इन दोनों ही जिलों में रोजाना दसियों लोगों की मौत हो रही है। बरेली में एक विधायक, एक एसडीएम, दर्जनों व्यापारी, कई शिक्षकों की मौत हो चुकी है कोरोना से। 1800 के करीब रोजाना जो मरीज हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जो विधायक हैं लगातार उन्होंने भी मुख्यमंत्री से शिकायत की। यहाँ के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया था कि बरेली में हालात बद से बदतर हैं। बरेली में ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, लोग तड़प रहे हैं और लोगों की लगातार जान जा रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन सब मामलों का संज्ञान लेते हुए अब वो खुद निरीक्षण को निकले हैं और आज जब वो यहाँ बरेली आ रहे हैं तो इसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि अभी तक अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री को सब अच्छा दिखा रहे थे, बता रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, सबको बेड मिल रहा है। लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है, लोग परेशान हैं, अस्पतालों के बाहर लोग तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। अब जब खुद मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री वहां पर लोगों से फोन करके जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में सभी जो होम आइसोलेशन लोग हैं उनके नंबर नोट्स हैं, उनसे बात की जाएगी कि यहाँ जो अधिकारी मौजूद है क्या वो आपसे फोन पर बात करते हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं क्या वो आपसे फोन पर बात करते हैं। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिनसे लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। तो बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अब जब स्वयं आ रहे हैं तो लोगों को भी उम्मीद जगी है कि शायद उनके अच्छे दिन आएंगे, उनको सही इलाज मिल सकेगा, उनको ऑक्सीजन मिल सकेगा और उनको रेमडेसिविर मिल सकेगा। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर जा रहे हैं तो लोगों को भी उम्मीद बन रही है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो शायद उनका सुध लिया जाएगा, उनकी जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था का आलम है वो दूर होगा। बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री का आज 2 जिलों का दौरा है, बरेली और मुरादाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर योगी सरकार हर संभव मदद कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आबकारी और चीनी उद्योग के अलावा गन्ना विकास विभाग राज्य में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाने जा रहा है। इसके लिए 75 जिलों में अस्पतालों का चयन लगभग कर लिया गया है। 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का काम शुरू हो गया है, वहीं बाकी जिलों में युद्ध स्तर पर काम जारी है। तो 75 जिलों में अस्पतालों का चयन हो गया है। जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर है और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसके तहत आबकारी और गन्ना विकास विभाग एक पहल करने जा रहा है। यूपी में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ग्रामीण इलाकों और कस्बों में महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। यूपी सरकार को 11 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करनी होगी और ये कोर्ट का मानना है कि सरकार ने बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस किया और ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया। ग्रामीण और छोटे शहरों में पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सरकार से दिव्यांग लोगों के टीकाकरण की विशेष व्यवस्था को लेकर जवाब तलब किया। कोर्ट ने यूपी में वैक्सीन की कमी पर चिंता जताई और इसके लिए की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा टेंडर प्रक्रिया लंबी होती है और राज्य को जल्द वैक्सीन चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। और इतना ही नहीं, तीसरी लहर की आशंका के बीच कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं ऐसे में सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाना बहुत जरूरी है। और अब बात नोएडा की, जहां आज नोएडा स्टेडियम में कोविड सेंटर शुरू होने वाला है। हालांकि अभी यहां 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हुई है, जिसमें 5 वेंटिलेटर बेड हैं। इस अस्थायी कोविड अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। 8 डॉक्टर और 16 नर्स की यहां तैनाती होगी। साथ ही एक सीनियर काउंसलर की भी मौजूदगी रहेगी। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम को अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर लिया है। तो जिस तरह से हालात हैं उसके मद्देनजर ये काफ़ी ज़रूरी साबित होगा, काफ़ी मदद मिलेगी इससे। कोरोना के जो मरीज़ हैं, दिल्ली एनसीआर में संक्रमण की दर
काफी तेजी से बढ़ी है। यहाँ काफी मरीज हैं और ऐसे में नोएडा स्टेडियम में ये कोविड सेंटर खोले जाने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पताल के बाहर हैं, एम्बुलेंस में हैं, उनको काफी राहत मिलेगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और जिसके जरिए यहाँ पर बेड मुहैया हो जाएगा। और हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम पांडे इस वक्त नोएडा में हैं और उसी अस्पताल में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रयागराज का हाल आपको बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले बलराम आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ी राहत की बात होगी। कहीं ना कहीं जो दबाव अस्पतालों पर लगातार पड़ रहा है और जो मनमानी भी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो राहत देगा। इस अस्पताल की खासियत क्या है, कितने यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर बेड्स हैं, ये सारी जानकारी दर्शकों को दें। और पूरा का पूरा अस्पताल और 500 बेड का ये हॉस्पिटल पूर्णतः कब से संचालित होगा? देखिए राजीव, अगर बात करें इस हॉस्पिटल की तो आज 50 बेड की सेवा जो है वो आम जनता को समर्पित की जाएगी और जो लक्ष्य है वो 500 बेड का है। लेकिन लगातार प्रशासनिक अमला लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड जल्द से जल्द तैयार किए जाएं ताकि जो मरीज हैं उनको बेहतर उपचार दिया जा सके। अगर इस हॉस्पिटल की खूबियों की बात करें तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 50 बेड शुरू किए गए हैं आम जनता के लिए। जो प्रत्येक बेड पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है। साथ ही जो मरीज हैं उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर विशेष सुविधा की गई है, चाहे वो लूडो हो, कैरम हो, LED टीवी लगाई गई है ताकि वो देश दुनिया का हाल भी देख सकें। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है राजीव कि इस हॉस्पिटल में खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। यानी जो सबसे ज़्यादा किल्लत अगर नोएडा में देखने को मिली है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर की रही और है। ऐसे में यही वजह है कि इस हॉस्पिटल में मुफीद साबित होगा। जो मरीज हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है या अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। बलराम आप बने रहिए, आपका आगे भी रुख करेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन, जिस तरह से हाईकोर्ट लगातार गंभीर हो रहा था, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, लगातार हाईकोर्ट फटकार लगा रहा था। अब हाईकोर्ट ने फिर एक जवाब मांगा है यूपी सरकार से, जिसमें खासकर जो गांव में संक्रमण की बात है उसको लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही दिव्यांगों को लेकर भी हाईकोर्ट ने ये कहा है कि दिव्यांगों को जो वैक्सीनेशन हो उस पर भी कुछ किया जाना चाहिए। 11 मई को जवाब पेश करना। और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल जो सुनवाई हुई उसके बाद देर रात फैसला आया। 9 पेज का फैसला था और कई अहम बातें हाईकोर्ट की तरफ से कही गई। सबसे पहली बात तो ये कही गई कि जो पिछली अप्रैल महीने में जो महामारी पीक पर थी जो है, उसमें बड़े शहरों को उत्तर प्रदेश में फोकस किया गया, गाँव को, कस्बों को और जो छोटे जिले थे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि महामारी का ज्यादा असर बड़े शहरों तक था। लेकिन अब ये जो महामारी है वो ग्रामीण इलाकों तक पैर पसार रही है और ये कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में हो सकता है, लिहाजा वहाँ अब जो है ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो सरकार ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट की और ट्रैकिंग की क्या व्यवस्था कर रही है, किस तरीके के खास इंतजाम किए जा रहे हैं, इस बारे में सरकार से जवाब तलब कर लिया है और मंगलवार 11 मई को उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। दूसरी एक अहम बात थी वैक्सीनेशन को लेकर। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की जो कमी है उसको लेकर भी कोर्ट ने चिंता जताई है और यहाँ तक कहा है कि जो ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अगर उसके बजाय जो इंटरनेशनल ओपन मार्केट है वहाँ वैक्सीन अगर उपलब्ध है तो वहाँ से तुरंत खरीद लिया जाए और लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। उसको तत्काल खरीद लिया जाए बजाय कि ग्लोबल टेंडर, 4 महीने के ज्यादा वक्त लगेगा, बता रहे हैं। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और बलराम आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।